अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ ये स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2021 बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर था ना, नहीं था, कैलेंडर ईयर था जो कि क्लोज़ हुआ। और उसके बाद स्टॉक मार्केट का फ्यूचर प्लस हम कुछ मिनी बजट के हवाले से चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से स्क्रिप्ट्स, कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में है, या मिनी बजट के बाद किन पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग। इस वक्त ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि 44,596 पे क्लोजिंग हुई है, और 44,600 पे बार बार स्टॉक मार्केट रेजिस्टेंस शो कर रही थी, जिसके बाद ये दोबारा डाउन आ जाती थी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट पे। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सेलिंग जोन बना हुआ था। अब क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है और पॉइंट्स भी मुनासिब से गेन हुए 180 पॉइंट्स। खैर ये एक और बात है कि किन सेक्टर्स ने, किन स्क्रिप्ट्स ने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। वो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर और जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर की क्लोजिंग्स अच्छी आई। ये फ्राइडे को लास्ट जो सेशन था इसमें, और उसके बाद अगर हम ये देखें अब ये क्लोजिंग मुनासिब आ गई है। यहाँ से दोबारा से ये रीटेस्ट करने के लिए आएगी मार्केट, शायद 150 पॉइंट्स डाउन आके, लेकिन उम्मीद है कि अब नेक्स्ट इसका मोमेंटम अपवर्ड होगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको 46,000 के अराउंड जाके मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर मोमेंटम जैसे ये अब बन रहा है, प्लस फॉरेन सेलिंग जो है वो बहुत शदीद रही पिछले पूरे साल में, तकरीबन 500-600 मिलियन डॉलर का जो नेट आउटफ्लो हुआ है, ये हमारे अगर देखें 2021 में, कैलेंडर ईयर 2021 में, और उसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स ने बड़ी हैवी सेलिंग की। और वो सेलिंग की वजह से एक अगर आप इम्पैक्ट देखें तो उस सेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है, और उसमें एक रोल जो प्ले किया वो फ्रंटायर मार्केट और इमर्जिंग मार्केट का जो स्विचिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और उसमें आपको पता है इमर्जिंग मार्केट में हम तकरीबन 3 साल रहे हैं, 3 से 4 साल गालिबन। उसके बाद जब हम ये फ्रंटायर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है वहाँ पे हमारा वेटेज ज़्यादा है। इमर्जिंग मार्केट में हम बहुत छोटी मछली थे, अब यहाँ पे हम बड़ी मछली हैं। फ्रंटायर मार्केट में तकरीबन 17 कंपनीज हैं जो कि हमें फ्रंटायर मार्केट में रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसमें बैंक अल्फला है, एंग्रो है, एफर्ट है, एफएफसी है, हबको है, मरी है, एमटीएल है, पोल है, पीपीएल, पीएसओ, सरले सिस्टम लिमिटेड, टीआरजी, यूबीएल। और जो हमारी थी फ्रंटायर मार्केट के जो मेन इम्पैक्ट हैं हमारे, ये तो स्मॉल कैप मैंने इंडेक्स बताया, जो मेन है लकी है, एमसीबी और एचबीएल है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 17 कंपनीज हैं। ओजीडीसी यहाँ से निकल चुका है। तो ये तमाम कंपनीज इस वक्त, इनमें आप अगर देखें तो बाइंग भी अच्छी रीजनेबल आ रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं जो कि एक सिंबल है, और प्लस फिर फॉरेन नेट इनफ्लो हुआ है। ये आखिरी आप 1-2 वीक का अगर देखें तो उसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स की भी बाइंग रीजनेबली आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। और पिछले साल में नेगेटिव स्टॉक मार्केट का रहने का जो एक बहुत बड़ी रीज़न थी वो फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन जो नेट आउटफ्लो था, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने एक साल में सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5% का गेन दिया। 800 या 1000 पॉइंट मुश्किल से बनते हैं और ये 800 या 1000 पॉइंट्स पूरे साल के नेट क्लोजिंग पे इंक्रीज नज़र आ रहा है। और ये कोई ख़ास मतलब गेन है नहीं। और इसको अगर हम देखें ऑलमोस्ट 840 पॉइंट्स बनते हैं। 1999 में 46% गेन था, फिर 2002 में 112%। अगर हम पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखें तो 2019 में 11% था, 20 में 6% था, 21 में 2%, और 2016 में 46% था। 17 और 18 नेगेटिव ट्रेंड में रहे थे। तो अभी ये वीकली क्लोजिंग के एतबार से अगर देखें तो उम्मीद जाग रही है कि जैसे अब हम मार्केट का शायद
एक नया हाई देखें जो कि 53,127 का ब्रेक करे इस साल के आखिर तक। वजह एक और भी है कि यहाँ इस एरिया में आके बड़े प्लेयर्स बड़े सावधान हो जाते हैं, जिसको कहते हैं बड़े अलर्ट हो जाते हैं, केयरफुली खेलते हैं, और यही वजह है कि इस एरिया में हमेशा ये 48,000 के दरमियान, 46 से 48,000, इनफैक्ट 43 से 48,000 के दरमियान बहुत वोलेटाइल सेशंस होते हैं, और नए इंडिविजुअल्स और नए कॉरपोरेट्स आ नहीं रहे, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस इस साल में 2021 में 6 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि तकरीबन 8 कंपनियां लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट पे, और ऑल दो तमाम कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। उनमें से सिर्फ ऑक्टोपस ने 43% गेन दिया, या CPHL सिटी फार्मा ने थोड़ा सा गेन दिया है ओवरऑल। अदरवाइज बाकी तमाम कंपनीज जो हैं वो नेगेटिव रही। उन्होंने अपनी जो लिस्टिंग प्राइसेस थी उनसे नीचे ही ये साल के एंड पे क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक फैक्टर रहा कि बहुत सारा जो कैश था दूसरी कंपनियों का, स्टॉक मार्केट का, वो घूम फिर के इन कंपनीज में चलता रहा। मीनवाइल फॉरेन सेलिंग आती रही। तो ये तमाम फैक्टर्स ने मार्केट को हमेशा वोलेटाइल रखा। बीच में एक दो बार ऐसा हुआ कि बड़ा अच्छा गेन भी रहा मार्केट का। ये मई जून में अच्छा प्ले कर रही थी मार्केट, जून के पहले वीक तक। उसके बाद फिर मुसलसल सेलिंग रही। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो मिनी बजट आया है उसका भी इम्पैक्ट आ चुका है काफ़ी हद तक। मार्केट ने वो पहले ही लिया हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका फ्यूचर पॉजिटिव लग रहा है। सबसे पहले रिफाइनरीज हैं जी, इनको सेल्स टैक्स जो इम्पोर्ट था उस पर 17% था रेट, और ये रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रही थी कि हमारा बहुत सारा कैश का मसला जो है सेल्स टैक्स की वजह से भी है, प्लस हमें दूसरी मराहत भी दी जाए। खैर वो रिफाइनरी पॉलिसी अभी फुली तो नहीं आई, लेकिन उनको 17% से निकाल के एग्जेम्प्टेड आइटम्स में डाल दिया गया, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है तमाम रिफाइनरी सेक्टर के लिए। और टेक्नोलॉजी में खैर PRL और जो आपका है ATRL ये दोनों अच्छे रेट पे हैं। ये लगता है कि लॉन्ग टर्म इनमें गेन हो सकता है, NRL में भी गेन बनेगी। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें एयरलिंक जो है उसको ज़रा सा नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। पहले अमाउंट फिक्स थी टैक्सेस की, सेल्स टैक्स की, उनके मोबाइल फ़ोन की वैल्यू के एतबार से। अब वो अमाउंट फिक्स नहीं है, 17% है, जो कि अमाउंट फिर बढ़ जाएगी क्योंकि पहले इनको थोड़ा मार्जिन दिया हुआ था। मशीनरी जो है मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो पहले 0% था इंपोर्ट करने पे सेल्स टैक्स, अब 17% है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। इंजीनियरिंग सेक्टर में रीमेल्टेबल स्क्रैप्स हैं, 3% इजाफा हुआ है इसमें। तो ऑब्वियसली आगा ASTL जो इसके अलावा है मुगल, ये 3 मेजर प्लेयर हैं। इन पे रीमेल्टेबल जो स्क्रैप है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, खैर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 3% फिर भी है। फूड सेक्टर में पोल्ट्री सेक्टर मशीन्स वो 7% से 17% उन पे लग चुका है, सेल्स टैक्स रिवाइज हुआ है। तो इसमें अल शहीर ASC, उसके अलावा जो आपके और हैं 2 सेक्टर मेन हैं, मेरे माइंड से स्किप हो गए बाकी 2 सेक्टर्स के दो स्क्रिप्ट्स के नाम। तो ये जो पोल्ट्री सेक्टर में है वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फूड जो सेक्टर है उसमें इन्फेंट फूड्स, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। फार्मा में FFL पे भी सॉरी आएगा, ये पोल्ट्री और इसका। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्फेंट फूड्स है वो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट हैं। शिजान है, नेशनल फूड्स है, वो डायरेक्टली तो नहीं बनाते लेकिन कुछ ना कुछ उन पे ये इसका इम्पैक्ट आएगा। रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे भी टैक्स लग गया है 0% से 17%। तो ये कुछ इंपोर्ट करने वाले जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने वाले हैं तकरीबन तमाम फार्मा सेक्टर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इंपोर्टेड हाइब्रिड व्हीकल और इस पे भी टैक्सेस थोड़े से बड़े हैं तो ऑब्वियसली इस पे भी आएगा। लोकल आइटम्स पे कार्स जो हैं 850 सीसी से ज़्यादा है वो तकरीबन तमाम ही हैं,
तो तमाम ऑटो सेक्टर पे आएगा। प्लस ये बैटरीज जो इंपोर्ट होती हैं, जो ख़ास तौर पे अटलस बैटरी और एक्साइड है, उन दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उन पे भी लगा दिया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। तो एक तो ये हो गए, इसके अलावा जो है आपके कार्स का भी हो गया। तो ये तमाम तकरीबन सेक्टर्स हैं जिन पे किसी ना किसी तरह से आ गया। ये ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, चीज़, इस पे भी सेल्स टैक्स लग गया है, तो इस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसमें आपको जो कवर करते हैं उसमें FFL भी है, उसमें आपका प्रीमा भी है, और आपका ये जो है क्रीम बटर में प्रीमा मेन है। नेशनल फूड्स भी किसी ना किसी तरह, शेज़ान की भी कुछ आइटम्स आती हैं इसमें, तो वो भी कवर हो जाएंगी, इनके लिए नेगेटिव है। पोल्ट्री, कैटल फीड, ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली अल शहीर और इन पे आएगा इम्पैक्ट इसका। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जी, मेनली आपके सामने हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं लिखे हुए, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। बनीज फूड लिमिटेड जो है BNL, उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वो है जी कि सेल्स टैक्स लग गया है ब्रेड इंडस्ट्री के लिए, तो वो बेकरी आइटम्स, और उसमें थोड़ा सा मार्जिन ये निकालना, चेक करने की ज़रूरत है कि वो क्या सिर्फ और सिर्फ जो बेकरीज हैं वो डायरेक्टली सेल कर रही हैं उनके लिए है, या फिर ये जैसे बनीज लिमिटेड और वो कर रही हैं BNL, क्योंकि वो भी ब्रांड करके बेकरीज पे तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ओवरऑल रिटेल को सेल कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके क्लैरिफाई होने के बाद आपको पता चलेगा ये बनीज BNL इसीलिए 30 रुपये से नीचे कभी नहीं गया था, 32 रुपये से नीचे काफ़ी अरसे से, अब वो गया है। एक ये भी फैक्टर है। उसके अलावा जो है आपका वेजिटेबल ऑयल जो लोकली प्रोड्यूस है यूनिटी, उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसके लिए भी ये रेट जो है इसका बड़ा है। पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे वो आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। सिल्वर और गोल्ड पे टैक्स का रेट बढ़ गया है, सेल्स टैक्स का 1% से बढ़ा के 17% कर दिया है। ये एक स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका रुझान थोड़ा सा गोल्ड से कम होगा, और इधर स्टॉक मार्केट या दूसरे सेविंग और बैंकिंग सेक्टर में या कैश फ्लो दूसरे बिजनेस साइड पे आएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ होगी। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के जो सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, केमिकल्स हैं, उन पे भी 17% होगा, और इम्पोर्टेड व्हीकल्स पे, और 10% टैक्स टू बी लेविड ऑन फ्लोर मिल्स। तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा BNL बनीज लिमिटेड पे ख़ास तौर पे। और बाकी मेरा ख्याल है फूड प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं है, वो चीज़ और बटर वाले सेक्शन में कवर हो रही हैं जो बाकी सेक्टर रजिस्टर्ड हैं। तो ये बेसिकली जी मेन चीज़ें यही थी। ऑटो सेक्टर पे भी नेगेटिव है, फूड एंड डेयरी सेक्टर के लिए भी नेगेटिव है। तो इस हिसाब से आप अपना देखें। फ्यूचर के लिए जो सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं उनमें मुझे लग रहा है IT सेक्टर ग्रो करेगा, उस पर अभी भी कोई ख़ास टैक्सेस नहीं लगाए गए, और अभी वो IT सेक्टर है भी डाउन, TRG, नेटसोल, AVL। उसके अलावा जो है आपका पॉजिटिव सेक्टर लग रहा है, रिफाइनरी सेक्टर बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि उनको बड़ा ठीक ठाक मार्जिन मिला है, उनके पास कैश फ्लो बड़ा खुला और एक्सेसिव होगा, जिससे ये इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो नेगेटिव में टेक्सटाइल सेक्टर ख़ास तौर पे ये जो जिन्होंने रिटेल सेटअप बनाए हुए हैं, जैसे निशात मिल के रिटेल का काफ़ी सेटअप है, निशात का भी है, गुल अहमद का भी है, तो इन दोनों को थोड़ा सा नेगेटिव होगा कि इनका टैक्स 10% से बढ़ा के 12% किया। खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास को टारगेट किया हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 2-4% से भी प्राइसेस में इम्पैक्ट आता है, तो फिर ये थोड़ी सी सेल में डिक्लाइन आ सकता है। तो इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी आपको बाइंग सेलिंग के लिए जो फोकस करने के सेक्टर्स हैं, सिर्फ उन सेक्टर्स को फोकस करिए जो बहुत ज़्यादा डिप पे हैं, 52 वीक्स के लो से भी नीचे हैं, लेकिन अब स्टेबल हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से साइडवेज हैं, कोई उनकी डाउन ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, और अब वो स्लोली
ग्रो कर रहे हैं, उनमें मैं आपको कुछ अपने फेवरेट शेयर्स बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ऑटो सेक्टर में GHNL थोड़ा सा वेट कर लें, इसको स्टेबल होने दे, वैसे ही अच्छे रेट पे आ चुका है। इसके अलावा आपका जो है पार्क सुजुकी मोटर, वो 200 और 21-22 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उसको इसके करीब आने पे बाय कर सकते हैं। जनरल टायर है, ये 45-44 के करीब मिले तो बाय कर सकते हैं। लोड्स में अभी गुंजाइश है, इसमें थोड़े से टाइम में ये स्टेबल होगा तो बाय करें। पार्क इलेक्ट्रॉन और वेव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इनको फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही आपने बाय करना है। सीमेंट सेक्टर खैर सारा ही ग्रो कर रहा है, पायनियर सीमेंट इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा DGKC और ठट्ठा सीमेंट आप ज़रा स्प्लिट बाइंग करें 20 रुपये से लेके 22 रुपये के दरमियान, और 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। और इसके अलावा डोल, डेस्कॉन, ऑक्सीकेम, वो भी सॉलिड लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और NRSL और SPL, सितारा पर-ऑक्साइड लिमिटेड, इनको भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट बाइंग करें। बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट सारा ही उसमें बड़ा स्कोप है, लेकिन फैसल बैंक जो है वो आप 21 से 22 रुपये के दरमियान बाय करके 26 से 27 रुपये तक सेलिंग कर सकते हैं। आयशा स्टील मिल में बड़ा स्कोप है, इसमें 18 से 19 रुपये तक के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। इवन ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये तो स्टॉक मार्केट ही बड़ा ही डाउन आ गई, अदरवाइज इसमें मेरा अपना टारगेट 40 रुपये तक का था और मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ, लेकिन ये इस साल के एंड तक हो सकता है। अमरेली स्टील में बड़ा स्कोप है, इसको भी आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें तो 48 से 52 रुपये तक के लिए बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल स्टील, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट आइटम्स हैं। इनको देख सकते हैं। बनीज लिमिटेड BNL, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए 38 और 42 और 48 रुपये, इन तीन के लिए ख़रीद सकते हैं। अल शहीर कॉरपोरेशन आप 12 रुपये से 13 रुपये के दरमियान ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, इसमें भी स्कोप है जी, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्क्रिप्ट्स बताऊं तो खैर अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। PPL OGDC, ये अगर सब्र है बहुत ज़्यादा आप में तो PPL को आप बाय कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट, इसमें भी स्कोप है। इसको PSO में काफ़ी मार्जिन है, PSO आप 220-240 रुपये के लिए आप बाय कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म रखें इस साल के आखिर तक तो ये 250-300 रुपये का टारगेट, इसका बड़ा इजी टारगेट हो सकता है। सिटी फार्मा में भी मार्जिन है और सरले में भी काफ़ी मार्जिन है। सरले अगर आप 138 रुपये का या 36 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहते हैं तो इसको बड़ा इजीली 200 रुपये तक के लिए बाय कर सकते हैं। पावर सेक्टर में हबको में अभी गुंजाइश है, इस रेट पे आप बाय कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए ये 80 रुपये 81 रुपये के लिए इसको आप बाय कर सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर सारा ही बड़ा पॉजिटिव है। PRL 17-18 रुपये के लिए बाय किया जा सकता है। अटक रिफाइनरी 100 और 163 रुपये के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय किया जा सकता है। शुगर सेक्टर में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इमेज पाकिस्तान लिमिटेड में थोड़ा सा स्कोप लग रहा है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट बाइंग करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर सारा ही अच्छा है। AVN अभी थोड़ा सा वेट कर लें, 86 के करीब या 88 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बाय कर लें, या 82 से 86 के दरमियान बाय करें और उसको होल्ड कर सकते हैं आप। नेटसोल भी अच्छा लग रहा है। PTCL भी, इसमें भी मार्जिन है, इसको आप कर सकते हैं। टेलीकार्ड अभी वेट करें, इसमें थोड़ा सा स्टेबल होने दें। ANL एसगर 9 टेक्सटाइल में ये बहुत सॉलिड लग रहा है, बहुत अच्छे रेट पे है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छे चल रहे हैं। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल CRTM, अगर इसमें आप में सब्र बहुत ज़्यादा है तो फिर ये आप बाय कर सकते हैं। निशात चुनिया अभी वेट कर लें, 43 के अराउंड आए तो बाय करें 46-47 के लिए। निशात मिल NML, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज अभी थोड़ा वेट कर लें। ये है जी ओवरऑल तमाम सेक्टर्स का ये तकरीबन
एनालिसिस भी है, प्लस आपको मिनी बजट और ये टेक्सटाइल का सॉरी ये स्टॉक मार्केट का ओवरऑल भी बता दिया व्यू कि लग रहा है कि इस साल के आखिर पे ऑल टाइम हाई बनेगा। इसमें मार्जिन निकल रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन का भी और लोकल भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।